आज का जो अगला स्टैंडर्ड है हमारा IMS 3 इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा चैप्टर है उसका थर्ड स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बात करता है कि जिस पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं, जिस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट हो और उस मेडिकल रिकॉर्ड में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। यानी हमारे जो मेडिकल रिकॉर्ड जो है पेशेंट का, या IPD फाइल जिसको हम बोलते हैं, या OPD का रिकॉर्ड है, कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए और उसकी में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। इस बारे में बात करते हैं इस स्टैंडर्ड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम AAC चैप्टर में भी बात कर चुके हैं, COP चैप्टर में भी बात कर चुके हैं, UHID यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कुछ जगह UID भी बोलते हैं, कुछ जगह CR नंबर भी बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप नंबर, कुछ जगह रजिस्ट्रेशन नंबर ही बोलते हैं, कुछ जगह पेशेंट ID बोलते हैं। कुछ भी आप नाम दीजिए, एक यूनिक नंबर होना चाहिए पेशेंट का, और वो यूनिक नंबर पेशेंट के जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सब पर वो नंबर, यूनिक नंबर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सारे मेडिकल रिकॉर्ड, हर पेज पर, हर डॉक्यूमेंट पर, हर कंसेंट फॉर्म पर UHID नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर यही रिकॉर्ड आप फिजिकल ना बना के, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपका रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में, तो भी आपका UHID नंबर लिंक्ड होना चाहिए आपके सारे रिकॉर्ड से, जिससे कि जब आपको वो डेटा चाहिए, रिट्राइव करना है डेटा, तो वो सारा डेटा उस UHID से लिंक आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सब हर पेज नंबर पर आपका UHID मेंशन होना चाहिए, UHID रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए। कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो हमारा डिफाइंड होना चाहिए। यानी कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, MRD का एक प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएं आप कि क्या क्या कागज हमारी फाइल में लगते हैं। वो प्रॉपर आपकी लिस्ट होगी, जिसको आप MRD चेकलिस्ट भी बोलते हैं। जैसे उसमें आपका हो गया कंसेंट फॉर्म, मेडिकेशन चार्ट, केयर प्लान, TPR चार्ट, इनिशियल असेसमेंट, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हम अगले स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा जो डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल में चाहिए, यहाँ पर जो मेन की पॉइंट्स है कि जो आपने लिस्ट बनाई है, कंप्लीट चेकलिस्ट जो बनाई है मेडिकल रिकॉर्ड्स की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने के उस फाइल में एप्लीकेबल है कि नहीं है, उसके हिसाब से इसको डॉक्यूमेंट करना है। और जो डॉक्यूमेंट अगर आपकी MRD की फाइल में मिसिंग है, तो वहाँ पर आपको एक नोट या कोई पेपर लगा के उस जगह छोड़ देना है, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो आपको याद दिलाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या हमारा कंटेंट है, वो कंटेंट के हिसाब से फाइलिंग करना है। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसको आपको नोट डालना है, उसको मेंशन करना है। और पेज नंबरिंग भी करना है। पेज नंबरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई पेज मिस हो गया, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसमें पेशेंट की है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेज नंबर मिसिंग है। ठीक है ना, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो है कि नहीं, जो हम बात कर रहे हैं एक्यूरेट एंड कंप्लीट, वो कंप्लीट और एक्यूरेट तभी मानी जाएगी जब हमने इस टाइप का सिस्टम बनाया हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन को ये बताए, ये शेयर करे कि हाँ ये
आसानी से देखने में ही समझ में आ जाए कि कंप्लीट है कि नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो आपका फिजिकल मेडिकल रिकॉर्ड है। तो पेज नंबरिंग करना जरूरी है। आप उसमें लिख सकते हैं टोटल पेजेस। जब आप मेडिकल रिकॉर्ड फाइल जमा करें अपने पास या फाइल को स्टोर करने के लिए रखें तो आप उसमें पेज नंबर डाल दें और टोटल पेज नंबर लिख दें। हर पेज के आगे, हर फॉर्म के आगे भी आप लिख सकते हो कि कंसेंट फॉर्म के पेज 2 पेज का है, 3 पेज का है, 4 पेज का है, और टोटल आप करके टोटल नंबर ऑफ पेजेस आप लिख दें। इससे क्या होगा, आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा बन जाएगा और ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग है या मिसिंग नहीं है। ठीक है, कुछ भी मिसिंग आपको मिलता है तो आप उसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर नॉट एप्लीकेबल कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप नॉट एप्लीकेबल उसके आगे डॉक्यूमेंट कर देंगे। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सर्जरी की फाइल की एमआरडी चेकलिस्ट अलग बनती है, जनरल मेडिसिन की फाइल की चेकलिस्ट अलग बनती है, डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कुछ हॉस्पिटल्स बनाते हैं। तो अगर आप वैसे बनाते हैं तो आपके लिए जो जो एप्लीकेबल होंगे वो सारे ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंबाइंड एमआरडी की आपने चेकलिस्ट बनाई हुई है, सारे रिकॉर्ड्स उसमें उसी चेकलिस्ट में आपने लिख दिए हैं, तो हो सकता है पेशेंट मेडिसिन का हो, उसमें लिखा हो सर्जरी कंसेंट साइंड और नोट, एनेस्थीसिया का कंसेंट साइंड और नोट, तो उस चीज़ के लिए आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, उसमें की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन में भी अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लिखा हुआ है इसमें, अब पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन हुआ ही नहीं तो वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो फॉर्म नॉट एप्लीकेबल है वो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, उनको अननेसेसरली फाइल में लगाने का कोई मतलब नहीं है, पेपर वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको ये भी गाइड करना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, वो फाइल का बंडल छपवा लेते हैं, बुकलेट टाइप की बनवा लेते हैं। अब वो बुकलेट के बड़े नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी हैं कि चलो सारे डॉक्यूमेंट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ मिसप्लेस नहीं होता, लेकिन नुकसान ये है कि पेपर वेस्टेज होता है उसमें। एक तो पेपर वेस्ट होता है, मान लीजिए प्रोग्रेस नोट्स के 4 पेज दिए हुए हैं, अब कोई पेशेंट लंबा रुक गया तो अब प्रोग्रेस नोट्स के अलग से पेज ढूंढ ढूंढ के उसमें लगाते रहो, चिपकाते रहो, तो फाइल बड़ी गंदी लगती है। दूसरा, अगर एक ही डे केयर पेशेंट आया, एक दिन के लिए आया, 4 पेज है तो 3 पेज बेकार हो गए। उसमें कंसेंट फॉर्म भी लगा हुआ है सर्जरी का, सर्जरी हुई नहीं पेशेंट की, वो कंसेंट फॉर्म खराब हो गया। तो पैड छपवाएं वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे क्या होता है कि आपको जो यूज करना है आप यूज कर लें, जो नहीं नॉट एप्लीकेबल उसको यूज ना करें, अपनी चेकलिस्ट में मेंशन कर दें कि ये नॉट एप्लीकेबल है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो एक तो पेज नंबरिंग करनी है, और जब आप पेज नंबरिंग करेंगे तो आपको चेकलिस्ट में भी इस टाइप से सीक्वेंसिंग करनी है कि आपका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड नजर आए कि पेशेंट्स आया, सबसे पहले आने पर उसने क्या किया, जनरल कंसेंट फॉर्म दिया, एडमिशन कंसेंट बना, उसका एडमिशन नोट बना, ठीक है ना, इनिशियल असेसमेंट हुआ, फिर प्लान ऑफ केयर बना उसका, तो मेडिकेशन चार्ट। तो इस टाइप से आपका जो एमआरडी चेकलिस्ट की सीरियल नंबरिंग होनी चाहिए वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, पेशेंट के आने से लेके जाने तक, इस टाइप से करके उसका रिकॉर्ड बने। ऐसा नहीं कि कोई पेपर यहाँ है तो कोई पेपर पीछे है, कोई पेपर कहीं है। आप उसके इस टाइप से डॉक्यूमेंटेशन करें कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, पेशेंट की प्रोग्रेस जो है आने से लेके पेशेंट के जाने तक, वो नज़र आए उसमें, ठीक है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चेकलिस्ट की। तो एमआरडी की चेकलिस्ट आपको जो बनानी है उसकी सीक्वेंसिंग बड़े अच्छे से, आप कमेटी अगर है, जैसे हमने पिछले स्टैंडर्ड में बात की थी, अगर आपकी आईएमएस की या मेडिकल रिकॉर्ड कमेटी है तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि सीक्वेंसिंग क्या रखना है। डॉक्टर्स की टीम के साथ आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंसिंग रखना है। अपने हॉस्पिटल की पॉलिसी या मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आपका है वो आपको बता सकता है कि किस टाइप से सीक्वेंसिंग आप डॉक्यूमेंट्स की करें, ठीक है। सो जिससे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रहेगा आपका, पेज नंबरिंग आप कर रहे हो तो रिकॉर्ड आपका कोई गायब भी नहीं होगा। तो जब पेज नंबरिंग करेंगे तो वो उसी सीक्वेंस में हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कोई पेज कहीं कोई पेज कहीं, तो फिर बाद में अगर अरेंज करेंगे उसको तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ का सीक्वेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए। एमआरडी चेकलिस्ट का भी उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगें, उसी के हिसाब से पेज नंबरिंग हो, और इसकी ट्रेनिंग आप स्टाफ को भी दें।
जैसे मैंने बताया अगर आप पैड यूज करते हो तो ऐसा ना हो कि स्टाफ कोई पेपर कहीं लगा दे, एक कंसेंट फॉर्म इधर है, दूसरा कंसेंट फॉर्म कहीं और है, मिल ही नहीं रहा। एमआरडी ऑडिट जो करने आया उसने देखा कि ये तो है ही नहीं, मिसिंग की रिपोर्ट बना दी। तो इसलिए जरूरी है कि आप सीक्वेंसिंग प्रॉपर करें, स्टाफ को ट्रेनिंग भी दें कि किस तरीके से पहला पेज कौन सा होगा, दूसरा पेज कौन सा होगा, किस टाइप से आपको करना है। उसकी आप चेकलिस्ट वगैरह स्टाफ के पास नर्सिंग स्टेशन पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्लियर है आपको? अब बात करते हैं हम आगे कि जो आपका मेडिकल रिकॉर्ड है इसमें एंट्री कौन कर सकता है, कौन ऑथराइज्ड है एंट्री करने के लिए। तो ये आपकी पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हु आर द ऑथराइज्ड पर्सनल हु कैन मेक एंट्रीज इन द मेडिकल रिकॉर्ड। जैसे डॉक्टर्स, पहले भी हम बात कर चुके हैं ये, है ना। डॉक्टर्स हो गए आपके, क्लिनिकल नोट्स डालना है, मेडिकेशन के ऑर्डर डालना है, प्रोग्रेस नोट्स लिखना है, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करना है। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। किसी को रेफर करना है सेकेंड ओपिनियन के लिए, डॉक्टर करेंगे। नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड मेडिसिन का, पेशेंट के वाइटल्स को नोट डाउन करेंगे, है ना। आपकी डाइटिशियन पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, न्यूट्रिशनल एडवाइस जो डॉक्टर ने दिए उसके हिसाब से डाइट प्लान करेंगे। तो वो नोट्स आपके डाइटिशियन के हो जाएंगे। अगर पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ओपिनियन लेने की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। ऑडियोमेट्री की ज़रूरत है तो ऑडियोमेट्रिस्ट हो सकते हैं। तो कौन कौन ऐसे ऑथराइज्ड पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ऑथराइज करेंगे पेशेंट के फाइल में या आईपीडी फाइल में पेशेंट के रिकॉर्ड्स में एंट्री करने के लिए, वो आपकी पॉलिसी में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ऑथराइज्ड पर्सनल हु कैन मेक एंट्रीज इन द मेडिकल रिकॉर्ड। और किस चीज़ के लिए कौन सी एंट्री करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो भी आप अपनी पॉलिसी में डॉक्यूमेंट में मेंशन करेंगे। इतना समझ गए? अब ये जो एंट्रीज करेंगे ना, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको तो आप रट लीजिए। एंट्रीज इन द मेडिकल रिकॉर्ड्स आर डेटेड, टाइम्ड, साइंड एंड नेम्ड। इसका मतलब क्या है? जो भी एंट्री हम मेडिकल रिकॉर्ड में कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में है तो हमें लिखना है, डेट डालना है किस दिन हम एंट्री करी, हमने टाइम पर करी। ये जो एम ई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, एम फॉर मॉर्निंग, ई फॉर इवनिंग, इससे पता नहीं लगता किस टाइम पर वो एंट्री हुई है। तो टाइम डालना है आपको, साइन करना है, और जिसने एंट्री करी है उसका नाम हो, और अगर नाम नहीं तो आप एम्प्लॉय कोड, अगर आपके हॉस्पिटल में एम्प्लॉय कोड दिया हुआ है सबको, इवन विजिटिंग डॉक्टर्स को, तो एम्प्लॉय कोड यूज करें तो भी वो एक्सेप्टेबल है। या फिर स्टैंप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो डेट, टाइम, नेम, सिग्नेचर, ये आपको गांठ बांध लेनी है। कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड, कोई भी पेज जिसमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने मेंशन की है, रिकॉर्ड की है, तो वो डेट, टाइम, नेम, सिग्नेचर उस पर होना जरूरी है। ठीक है? अगर यही इलेक्ट्रॉनिक है तो आप डिजिटली साइन उसमें मेंशन कर सकते हैं, या स्कैन करके जो सॉफ्टवेयर में ही साइन डाल देते हैं उस टाइप का प्रोटोकॉल कर सकते हैं, जिसको कि कोई ऑथराइज्ड पर्सन लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करके डिटेल्स को एंटर कर सकता है, ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है? तो आपको कंटेंट ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड डिफाइन करना है, उस कंटेंट में एंट्री कौन करेगा ये डिफाइन करना है। ठीक है ना? अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है या कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट करना है, या आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कर सकते हैं, लेकिन ऐड ऑन डिलीट के राइट्स किसके पास हैं, और वो
दिखे, उसमें शो हो के आपने इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करी है या डिलीट की है, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिलीट, फिर तो कोई कुछ भी एडिट कर देगा, गलत लिख देगा, बाद में एडिट कर देगा। तो उसका ट्रैकिंग हो। फिजिकल है तो आपको सिंगल स्ट्राइक करके आपको उसको करेक्ट करना है। जैसे आपने टाइम गलत डाल दिया, 10:15 लिख दिया, आपने कहा अरे नहीं 10:30 है, तो ऐसे काट के 10:30 AM है तो AM, PM है तो PM, ये लिख के और यहाँ पर साइन कर देना है। क्लियर है? तो मेडिकल रिकॉर्ड में कौन ऑथराइज्ड है एंट्रीज करने के लिए, एंट्रीज को एडिट या अपडेट करने के लिए, वो आपकी पॉलिसी में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है? और यहां पर बात हो रही है ऑथर ऑफ द एंट्री कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ऑथर ऑफ द एंट्री कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है? ऑथर ऑफ द एंट्री, जिसने एंट्री करी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने बात करी, यहां पर नाम लिखेगा डॉक्टर या नर्स या जो भी स्टाफ एंट्री कर रहा है, वो एम्प्लॉय कोड लिखेगा तो चलेगा, स्टैंप लगाएंगे तो चलेगा, या इसके अलावा एक और तरीका हॉस्पिटल अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं स्टाफ की जो जो ऑथराइज्ड हैं एंट्री करने के लिए पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड में, उनके नाम के साथ उनके इनिशियल्स और फुल सिग्नेचर दोनों ले लेते हैं और उसकी कॉपी मेडिकल रिकॉर्ड में साथ में लगा देते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिग्नेचर किसके हैं, आपको पता लग जाएगा। अगर आपने उसको मेडिकल रिकॉर्ड का पार्ट बना दिया तो इजीली वन कैन आइडेंटिफाई कि ये सिग्नेचर इसके हैं। तो ऐसे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है कि डॉक्टर हर जगह साइन कर के साथ में नाम लिखे, स्टैंप लगा पाएँ, तो आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। आसान कोई भी चीज़ तभी होगी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, नहीं तो हर चीज़ मुश्किल है। ये भी मुश्किल है, अब आपके डॉक्टर बदल गए तो आप बार बार पे पेज चेंज करते रह जाओगे, तो ये भी तो मुश्किल है। आपको लग रहा होगा ये बड़ा आसान है, एक बार हम सबके बना देते हैं और लगा देते हैं, लेकिन डॉक्टर बदल गया, ड्यूटी डॉक्टर बदल गया, स्टाफ बदल गया, तो फिर क्या करोगे? तो जो भी आप प्रोटोकॉल, जो आपको ठीक लगे कि हाँ हम ये आसानी से कर सकते हैं, वो आप इंप्लीमेंट करिए। बेस्ट तो यही होता है सिग्नेचर के साथ में नीचे स्टैंप बना दें डॉक्टर्स की, या एम्प्लॉय कोड वाला प्रोटोकॉल फॉलो कर लें कि एम्प्लॉय कोड लिख दें, तो एम्प्लॉय कोड से वो ऑथर कौन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया यहां तक। अब बात करते हैं हम कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में हम एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो एब्रीविएशंस की क्या पॉलिसी, स्टैंडर्ड क्या बात करता है? तो सबसे पहले तो ये कि एब्रीविएशंस जितने हो सके आपको अवॉइड करना है। अवॉइड एब्रीविएशंस। लेकिन मेडिकल टर्म में बहुत सारी चीजें आप बार बार पे फुल में नहीं लिख सकते, तो आप अगर कुछ एब्रीविएशंस यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पॉलिसी बनाना होगा जिसमें आपके अप्रूव्ड एब्रीविएशंस की लिस्ट डेवलप करनी होगी। यानी कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या एब्रीविएशंस यूज किए जाएंगे, किस एब्रीविएशंस का क्या मीनिंग होगा, वो पूरा आपकी लिस्ट में डिटेल्ड में होगा और वो सबको सर्कुलेट कर दिया जाएगा जो भी आपकी मेडिकल टीम है, क्लिनिकल टीम है, जिससे उसको पता लग जाए कि इस एब्रीविएशन का ये मतलब है, कोई कंफ्यूजन ना हो। हाउएवर ये जो आपकी अप्रूव्ड एब्रीविएशन लिस्ट है, ये आपकी लिस्ट ऑफ एरर प्रोन एब्रीविएशंस उसको डिनाई नहीं कर सकती। मतलब आपकी अप्रूव्ड एब्रीविएशन में जो एरर प्रोन एब्रीविएशंस हैं वो आप अप्रूव में नहीं कर सकते। पहले भी मैंने आपको बताया था ना, ISMP इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस,
ISMP इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिसिन प्रैक्टिस, तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उसमें लिस्ट दी हुई है एरर प्रोन एब्रीविएशंस की, उनको आप पहले निकाल लें और उसको जरूर अपनी पॉलिसी में मेंशन करें कि ये एब्रीविएशंस हमें यूज नहीं करना है। तो आपको ये लिस्ट भी सब जगह डिस्प्ले करना होगा कि कौन कौन सी एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, और अप्रूव्ड लिस्ट भी डिस्प्ले करना होगा कि ये एब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हैं। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट दें या सॉफ्ट कॉपी में दें, व्हाट्सएप के थ्रू दें, मेल पे भेजें, या आप वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लगाएं, वो आपकी चॉइस है कैसे आप उस कौन सा मीडियम चूज करते हो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। लेकिन आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि एरर प्रोन एब्रीविएशंस क्या हैं, वो तो बिल्कुल यूज नहीं करना है, और अप्रूव्ड एब्रीविएशंस हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी हैं वो भी गाइड करना है। हो सकता है डॉक्टर कहीं और से आए और वो कोई एब्रीविएशन दूसरी यूज करता हो, हमारे हॉस्पिटल में वो अप्रूव्ड ना हो, तो या तो उसको अप्रूव्ड करा लें, अपडेट करा लें अपनी पॉलिसी में, लिस्ट में, या फिर उनको डिनाई कर दें कि ये एब्रीविएशंस आप हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, आप यूज मत करिए। ठीक है, जैसे हमने AAC चैप्टर में भी पढ़ा था, CT कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट CST लिखते हैं, तो इस टाइप के एब्रीविएशंस यूज नहीं करने हैं आपको। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है एब्रीविएशन में वो भी समझ लीजिए। एक तो आप एरर प्रोन एब्रीविएशंस वाले एब्रीविएशंस यूज नहीं करेंगे, आपने जो अप्रूव्ड एब्रीविएशंस करे हैं वही एब्रीविएशन यूज करोगे, लेकिन जहां पेशेंट की एजुकेशन की बात आएगी या पेशेंट को कोई डॉक्यूमेंट देने की बात आएगी, वहां पर भी आपको एब्रीविएशंस अवॉइड करने होंगे। जैसे डिस्चार्ज समरी, तो डिस्चार्ज समरी में आप BD, TDS इस टाइप के एब्रीविएशंस भले ही आपने अप्रूव्ड किए हुए हैं अपनी IPD फाइल में यूज करने के लिए, क्योंकि मेडिकल टर्म्स है, नर्सेज को भी समझ में आती हैं, डॉक्टर्स को भी समझ में आती हैं, लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आती। तो इसलिए पेशेंट को जो डॉक्यूमेंट जाने वाला है, पेशेंट को जो हम डिस्चार्ज समरी देते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसको BD TDS समझ में नहीं आती, तो इसलिए वहां पर आप ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली या 6 आवर्ली, 8 आवर्ली इस टाइप से टर्म्स यूज करें, एब्रीविएशंस यूज ना करें। ऐसे ही आपकी OPD प्रिस्क्रिप्शन, तो OPD प्रिस्क्रिप्शन भी पेशेंट के पास जाती है, तो वहां पर भी आप इस टाइप के एब्रीविएशंस यूज ना करें। जैसे आप मेडिकेशंस में लिख रहे हो TDS, OD, BD, है ना, HS, ये सब पेशेंट को समझ में नहीं आएंगी। इसके अलावा कंसेंट फॉर्म भी पेशेंट से साइन कराया जाता है, तो एक तो बाइलिंगुअल तो होना ही चाहिए कि जिस लैंग्वेज में पेशेंट समझता है वो उस लैंग्वेज में पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाए, और वहां पर भी एब्रीविएशंस को आपको अवॉइड करने हैं। तो मैंने एब्रीविएशंस के लिए आपको बता दिया कि अप्रूव्ड लिस्ट बनानी है, लेकिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन जाएगी वहां पर एब्रीविएशंस अवॉइड करने हैं। लिस्ट ऑफ एरर प्रोन एब्रीविएशंस जो गाइडलाइन है ISMP की, उसमें जो जो एब्रीविएशंस दिए हुए हैं एरर प्रोन एब्रीविएशंस, उनको आप अप्रूव्ड नहीं कर सकते, तो उसको अपनी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन से अलग रखना है। सिचुएशंस डाल सकते हो कि ये एब्रीविएशंस हम यूज करेंगे लेकिन ओनली फॉर IPD, OPD के प्रिस्क्रिप्शन में, कंसेंट में, डिस्चार्ज समरी में ये एब्रीविएशंस अप्रूव्ड नहीं की जाती हैं। नोट डाल के आप अपनी पॉलिसी में मेंशन कर सकते हैं, और यही इंस्ट्रक्शंस शेयर कर सकते हैं सारे टीम मेंबर्स को। आपको क्लियर? तो MRD का जो मेन कंटेंट है, जो 3rd स्टैंडर्ड है, इसमें बात होती है कंटेंट कैसे लिखें, कैसे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाएं, कैसे इसको नंबरिंग करें, और एब्रीविएशंस कौन से यूज करें कौन से नहीं करें, ऑथर को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेसिबिलिटी कैसे रहेगी रिकॉर्ड की, वो सब चीज़ें इस स्टैंडर्ड में डिस्कस होती हैं। क्लियर? क्लोज करें? चलिए, थैंक यू।